बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी इसको कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कंसेप्ट डिफरेंशिएशन के साथ यानी डेरिवेटिव ऑफ अ कम्प्लेक्स फंक्शन के साथ बहुत रिलेटेड है। तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। आज हम आगे जाएंगे, एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन कराता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह होता है। डिफिनीशन करते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट। कोई भी फंक्शन है तो हम चेक करेंगे कि ये एक पॉइंट पर एनालिटिक है इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अगर वो डिफरेंशिएबल हो हर जगह पर, इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट हो, और इसके सम नेबरहुड पर भी फिर भी डिफरेंशिएबल हो। तो मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एनालिटिक कब होगा? एनालिटिक तब होगा जब वो डिफरेंशिएबल हो नेबरहुड में। नेबरहुड मीन इसके साथ जो हम कहते हैं इसके पड़ोसी में जितने नंबर आते हैं इसके साथ वो क्या होगा? वो डिफरेंशिएबल होगा। तब इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। समझ गए? तो जब भी किसी पॉइंट पर हम एनालिटिक को चेक करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि इसी पॉइंट के नेबरहुड में ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल हो तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है? एनालिटिक फंक्शन है या होलोमॉर्फिक है। अब दूसरा डिफिनीशन करते हैं, इफ अ फंक्शन इज अ एनालिटिक, ये मीन एनालिटिक इन अ डोमेन इफ इट इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये कोई फंक्शन दिया गया है, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये किसी भी डोमेन में एनालिटिक कब होगा। अगर यहाँ पर इसके सभी पॉइंट पर वो एनालिटिक हो तो हम कहेंगे कि ये एनालिटिक एट अ डोमेन है। समझ गए? अब ये बात याद रखना कि अगर कोई फंक्शन हो और वो एनालिटिक हो तमाम पॉइंट पर, यानी यहाँ पर भी एनालिटिक हो, यहाँ पर भी एनालिटिक हो, तमाम पॉइंट पर एनालिटिक हो, तो इसका मतलब होगा इस फंक्शन को हम कहेंगे एंटायर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एंटायर फंक्शन। एंड दूसरा बात ये याद रखना कि एंटायर फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होगा? एनालिटिक होगा, यानी तमाम पॉइंट पर एनालिटिक होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी जेड स्क्वायर है, इस तरह जेड क्यूब के ये पॉलिनोमियल जो भी होंगे वो हमारे पास क्या होगा? ये हमेशा एनालिटिक हो गए या एंटायर फंक्शन हो गए। ये बात याद रखना, पॉलिनोमियल जितने भी होंगे। और दूसरा बात ये याद रखना कि एनालिटिक फंक्शन के लिए CR इक्वेशन मीन कॉची रीमन इक्वेशन का कंडीशन नेसेसरी है, यानी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये बात याद रखना, जब भी हम कोई फंक्शन को एनालिटिक शो करेंगे तो सबसे पहले हम CR इक्वेशन को देखेंगे कि आया ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। CR इक्वेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x को सेटिस्फाई करता है और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू v, इस तरह विद रिस्पेक्ट टू u विद रिस्पेक्ट टू x के लिए भी विद इक्वल टू वो किसके बराबर आता हो? डेल्टा v बाय डेल्टा y के बराबर आ रहा हो, और दूसरा ये वाला सेटिस्फाई करना चाहिए एंड आ रहा है, तो यहाँ पर आर नहीं, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी डेल्टा u बाय डेल्टा y इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा x को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में इसको बताया है और एग्जांपल भी किया है, आप इसी को देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जेड स्क्वायर है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जेड स्क्वायर को बताया था कि ये कौन सा है? ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कॉची रीमन इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? वो एनालिटिक होगा अगर कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड को। फिर क्या करेंगे? अब इसको फार्मूला से खोल दो तो एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर हो और प्लस 2xy आ जाएगा, 2xy इंटू आयोटा आ जाएगा। अब इसको देखते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई या एक्स वाई इंटू आयोटा। अब हम इसको यहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट है इसको वी का नाम देंगे और एक को यू का नाम। तो एक को यू का नाम दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यू का नाम दे दे। और दूसरा जो पार्ट है वो इसको हम 2xy जो पार्ट है इस ये इमेजनरी पार्ट है इसको हम वी का नाम देंगे। अब हम चेक करते हैं कि आया ये काशी रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, फिर एनालिटिक होगा। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स को सबसे पहले चेक कर दो, तो ये क्या आता है देख ले, 2x आता है, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब दूसरा इसके लिए क्या होना चाहिए, यू ऑफ एक्स इक्वल टू वी ऑफ वाई के बराबर आना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यू ऑफ एक्स इसको भी कहते हैं और दूसरा वी ऑफ वाई को कहते हैं। और तीसरे के लिए हम यू ऑफ वाई इक्वल टू माइनस टाइम वी ऑफ वाई के वी ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये ट्रिक बताया था। तो ये वी ऑफ किसके बराबर, वी ऑफ वाई को मालूम कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर मालूम कर दें तो 2x आ जाएगा। अब इन दोनों को देख ले, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई के बराबर आ गया। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं कि डेल्टा यू विद रिस्पेक्ट टू वाई को आते हैं कि क्या आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम कर दे तो क्या आ रहा है, ये आपने मालूम कर दिया 2x आ रहा है, समझ गए। -2y, सॉरी यहाँ पर मैं यू का जो पोर्शन है मैं वो लेता हूँ, ये वाला पोर्शन। और ये वाला क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब विद रिस्पेक्ट टू वी और ये वी वाई है, तो वी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स को मालूम कर दो, वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ रहा है, तो 2y आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस भी है, जब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब के साथ क्या आ जाएगा, -2y। और जब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो -2y आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा है सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट जेड नॉट ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ इफ इट इज फेल टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट। अगर कोई फंक्शन है वो फेल हो जाए किसी भी पॉइंट पर, यानी एनालिटिक फंक्शन में वो फेल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट है। यानी कोई फंक्शन है वो दिया गया है आपको, अब अगर वो इस किसी पॉइंट पर एनालिटिक ना हो तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर पॉइंट है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई फंक्शन है z डिवाइड बाई z-1 है, तो यहाँ पर अगर आप z की जगह 1 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये इसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, यानी z इक्वल टू 1 पर ये क्या बन जाता है, ये ज़ीरो बन जाता है। तो नीचे वाला पोर्शन जब भी ज़ीरो बन जाता है तो इसको हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, एनालिटिक फंक्शन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, इसलिए इसको हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब इफ अ फंक्शन इज नाउ यूर एनालिटिकल देन वी सेन इट इज नो सिंगुलर पॉइंट। तो ये बात याद रखना, जब भी कोई फंक्शन के अंदर कोई भी ऐसा वैल्यू ना हो जहाँ पर वो एनालिटिक ना हो, तो जो भी फंक्शन दिया गया है अगर वो एवरीवेयर एनालिटिक है, यानी ये फंक्शन है वो सारा एनालिटिक है, ये फंक्शन क्या है, सारा एनालिटिक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इसमें सिंगुलर पॉइंट नहीं है, समझ गए, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट है, तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं, अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है और इसके अंदर एक पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पर हम इसको सिंगुलर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब कहेंगे, अगर इसमें ये पॉइंट क्या हो रहा हो, सिंगुलर पॉइंट सिर्फ एक हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। यानी इसमें सिर्फ एक डिलीटेड नेबरहुड हो, डिलीटेड नेबरहुड मीन अगर इसको हम डिलीट कर दें तो फिर हमारे पास इस तरह फंक्शन बन जाता है, यहाँ पर ज़ीरो फॉर्म में आ जाता है, इसको हम डिलीटेड नेबरहुड भी कहते हैं। यानी इस पॉइंट को हम हटा दें वहाँ से, तो इसको हम डिलीटेड नेबरहुड भी कहते हैं, या इस फॉर्म में हो कि इसमें सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट हो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, समझ गए। अब a singular point is not is isolated if it is at least one deleted neighborhood, तो ये आपको याद होनी चाहिए अगर एक डिलीटेड नेबरहुड हो। अब दूसरा का डिफिनीशन नॉन आइसोलेटेड है, तो नॉन आइसोलेटेड इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ द नॉट कंटिन्यूस contain
कंटेंट सिंगुलर पॉइंट, बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट कोई कंटेंट करता है। यानी यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर ये सिंगुलर है। यानी जब ज़ीरो पुट कर दे तो ये भी नीचे वाला दोबारा ज़ीरो हो जाता है। इस तरह यहाँ पर अगर वन पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर पुट कर दे तो ये दो ऐसे पॉइंट है कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पर भी ये क्या बन जाता है, ये ज़ीरो बन जाता है ये नीचे वाला। तो ये सिंगुलर पॉइंट इसका ये भी है आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वन, तो ये भी है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ज़ीरो है। तो इसके डिलीटेड नेबरहुड दो है। अगर एक से ज़्यादा हो तो इसको हम नॉन आइसोलेटेड कहेंगे, अगर एक हो तो ये आइसोलेटेड होगा। अब सिंगुलर पॉइंट के दो टाइप्स ने आपको मैंने बता दिए। इसके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के अब तीन पॉइंट जो टाइप्स वो है रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट z इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट इफ अ प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था काशी रीमन इक्वेशन में या लॉरेंस थ्योरम में। लॉरेंस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट को हम कहते हैं कि ये जनरल टर्म है और दूसरे को प्रिंसिपल टर्म कहते हैं। अगर प्रिंसिपल टर्म हमारे पास क्या हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, यानी ये पॉइंट ना हो, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया, ये जनरल टर्म हो गया। तो इसमें जितने भी पॉइंट हम पुट करेंगे तो ये कंटिन्यूस बनेगा। तो अगर ये ना हो, इसमें एग्जिस्ट ना करेगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब ये बात भी याद रखना, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट हमेशा इसमें एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट आप पुट करेंगे तो ये सीरीज़ आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है साइन जेड डिवाइड बाई जेड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं साइन जेड का जो सीरीज़ है वो किसके बराबर होता है, जेड माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल इंटू जेड की 5 डिवाइड बाई 5 पिक्टोरियल। यहाँ पर ये डिवाइड बाई जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो जेड जेड के साथ इस तरह जेड स्क्वायर, तो एक ऊपर जेड एक इस तरह ये पाम आ जाएगा। अब इसका अगर लिमिट मालूम कर दे तो लिमिट भी आ रहा है। तो ये बात याद रखना, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दूसरा ये पॉइंट होगा कि ये दूसरा पॉइंट इसके साथ नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक रह गया तो पोल है, तो ये भी इस तरह है, आप देख सकते हैं इसमें प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट करेगा। और ये जो टर्म हो गए तो वो इस पा में देख सकते हैं कि ये बी नॉट बी एन ज़ीरो अगर ना हो, यानी बी एन कोई टर्म है, पाइप टर्म है, और इसके बाद 6 टर्म आ रहा है, 7 टर्म आ रहा है, वो ज़ीरो हो, तो इसका हम रेसिड्यू को ऑर्डर ऑफ एम कहते हैं। या यहाँ पर पाइप है तो इसका ऑर्डर पाइप होगा। समझ गए? आने वाली वीडियो में मैं आपको इसको का डिफिनीशन बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।